नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 2 अप्रैल 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। आज का क्वेश्चन नंबर 1, कॉटन एक्सपोर्ट्स सो फार दिस सीजन अक्टूबर 20 to September 21 have clocked 47 lakh bales. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। देखिए दोस्तों, कॉटन इंडस्ट्री में, बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कॉटन सबसे बड़ा पार्ट लेता है, इसमें एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा हाइप हुआ है। इसके बारे में हर्षित सर ने सुबह न्यूज़ में कवर किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? बेसिकली ये एस्टैब्लिश हुआ था 31 जुलाई 1970 को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स लिखा है कॉटन के बारे में। देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एज वेल एज एक्सपोर्टर्स ऑफ कॉटन यार्न। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 5% टू कंट्रीज जीडीपी। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस तरह की स्टेटमेंट्स यूपीसी प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी जीडीपी में 5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 14% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए एंड 11% टू टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स। ठीक है, इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स जो है इसमें 11% कॉटन से आता है। राइट, सॉरी, कॉटन से नहीं, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। इंडस्ट्री इज ऑल्सो द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री आफ्टर एग्रीकल्चर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। अब देखिए, कौन कौन सा स्टेट्स में कॉटन प्रोडक्शन होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एंड पंजाब, सारे कनेक्टेड स्टेट्स हैं। आप इस तरह रिलेट कर सकते हो। ठीक है, कॉटन यार्न एंड फैब्रिक एक्सपोर्ट्स अकाउंट्स फॉर अबाउट 23% ऑफ इंडियाज टोटल टेक्सटाइल्स। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 23% कॉटन यार्न एंड फैब्रिक एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो टेक्सटाइल का 23% कॉटन का है। अब देखिए, स्टेटमेंट में क्या लिखा है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। गलत है दोस्तों, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो है सबसे, एग्रीकल्चर सेक्टर है सबसे बड़ा एम्प्लॉयर। सेकंड आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सेकंड है कॉटन यार्न एंड फैब्रिक एक्सपोर्ट्स अकाउंट्स फॉर 23%, बिल्कुल सही। सीसीआई वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए पीएसयू अंडर कंपनीज एक्ट 1956, बिल्कुल सही। तो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टार कैंपेनर विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए, स्टार कैंपेनर, he is a celebrity vote seeker in an election for a party. Person can be anyone, a politician or even a film star. अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंपेनिंग के लिए, अपने कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग करने के लिए स्टार कैंपेनर्स अपॉइंट करता है। अब देखिए, ये कोई भी हो सकता है, पॉलिटिशियंस हो सकता है, कोई फिल्म स्टार्स हो सकता है, कोई भी सेलिब्रिटीज भी हो सकता है। देयर इज नो लॉ गवर्निंग हु कैन और कैन नॉट बी मेड ए स्टार कैंपेनर। स्टार कैंपेनर कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है। इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक हो सकता है स्टार कैंपेनर। ठीक है, दे आर नॉमिनेटेड बाई कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, ये स्टार कैंपेनर्स पॉलिटिकल पार्टीज अपॉइंट क्यों करते हैं? क्योंकि एक बंदे का एक फेस वैल्यू होता है ना, जैसे एक सेलिब्रिटी आके बोला कि इनको वोट करो, उनको वोट मत दो। ठीक है, इससे पार्टीज का फायदा होता है, कैंडिडेट्स का फायदा होता है, इसलिए स्टार कैंपेनर्स अपॉइंट करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं, जितना चाहिए उतने को अपॉइंट कर सकते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप 10-15 स्टार कैंपेनर्स को, सारे फिल्म स्टार्स को बुला लिया, कोई सेलिब्रिटीज को बुलाया, कोई हीरो को बुलाया, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, इसका रूल है, ए रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टी डिक्लेयर्ड आज सच एज द ईसी कैन नॉमिनेट ए मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर्स। अगर कोई एक रजिस्टर्ड पार्टी, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करना पड़ता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे? एज ए नेशनल और स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर इनको एज ए नेशनल और स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन नहीं मिला तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड रह जाते हैं, है कि नहीं? अब देखिए, ये नेशनल एंड स्टेट पार्टी बनने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है, उधर मैं नहीं जा रहा हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं कई वीडियो में वो आपको बताया है। अब देखिए, इतना ही समझिए आप, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टी होने से 40 स्टार कैंपेनर्स यूज कर सकता है। और अनरिकॉग्नाइज्ड है, मतलब अगर नेशनल या स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन नहीं मिला है, नेशनल और स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन अगर नहीं मिला है, तो वो 20 तक स्टार कैंपेनर्स यूज कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, ईसी इश्यूज गाइडलाइंस अंडर द मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट रेगुलेटिंग पोल कैंपेन्स। मैंने बताया आपको कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है स्टार कैंपेनर्स कौन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर
ईसीए गाइडलाइंस इशू करते हैं, कैसे कैसे पोल कैंपेनिंग होना चाहिए, क्या क्या मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए, ये सब। तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में स्टार कैंपेनर्स के बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए स्टेटमेंट्स। ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कैन हैव 40 स्टार कैंपेनर्स, बिल्कुल सही। अनरिकॉग्नाइज्ड है तो 20। Expenditure incurred on campaigning by such campaigners is exempt from being added to the election expenditure of a candidate। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने बताना भूल गया। देखिए स्टार कैंपेनर्स यूज करने से पॉलिटिकल पार्टीज का तो फायदा है, वो तो मैंने बता दिया, उसका फेस वैल्यू यूज कर सकता है। कई लोग इनके फैंस होगा, वो फिर वो पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट करेंगे। अब देखिए हर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में करीब 70 लाख वो जो अमाउंट है चेंज हो सकता है, 70 लाख तक इलेक्शन एक्सपेंडिचर रख सकता है। नॉर्मली 70 लाख होता है, कभी कभी वो ऊपर भी हो जाता है। मतलब मैक्सिमम एक्सपेंडिचर एक कैंडिडेट का 70 लाख तक है, पूरा कैंपेनिंग करने का, जितने भी खर्चा हुआ, खर्चा पानी, जितने भी डीजल का, खाने का, पीने का, सब। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक लिमिट रखता है, आप 70 लाख तक खर्चा कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं हो सकता, तो वो फिर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन हो जाएगा। अब देखिए स्टार कैंपेनर्स यूज करके जितने भी आप कैंपेनिंग करोगे ना, वो कैंपेनिंग में जितने पैसे खर्चा हुआ वो नॉर्मल खर्चा में इंक्लूड नहीं कर सकता। तो फायदा हो गया ना, मतलब 70 लाख तक आप खर्चा कर सकते हो। आप एक काम कर लो, स्टार कैंपेनर को लाओ और उनसे कैंपेनिंग करवाओ, उसके साथ साथ आप भी खड़े हो जाओ, तो क्या हुआ, वो जो एक्सपेंडिचर है वो इलेक्शन एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। तो फायदा हो गया ना, पैसा बच सकता है। तीसरा क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड स्टार कैंपेनर इन द मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। ठीक है, ये सही है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में, पर एक्चुअली कोई लॉस नहीं है। तो आंसर डी, ऑल आर करेक्ट, इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, recently प्राइम मिनिस्टर greeted the people of ओडिशा on उत्कल दिवसा, consider the following statements which are correct। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, April 1 ओडिशा का फॉर्मेशन डे है। थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1912 से पहले बिहार एंड ओडिशा डिविजन्स बंगाल प्रेसिडेंसी का अंडर था। 1912 मार्च 22 को बिहार एंड ओडिशा अलग हो गए बंगाल प्रेसिडेंसी से टू फॉर्म बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस। ठीक है, तो बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस करके एक प्रोविंस बन गया, जिसमें बिहार एंड ओडिशा एक साथ था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस वाज स्प्लिट टू फॉर्म बिहार प्रोविंस एंड ओडिशा प्रोविंस। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार प्रोविंस अलग हो गया, ओडिशा प्रोविंस अलग हो गया। इसके पीछे एक मेन रेवोल्यूशन था, आप रिलेट कर सकते हो फॉर्मेशन ऑफ उत्कल सम्मिलानी करके। काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल रिफॉर्मर्स इन्वॉल्व है इस उत्कल सम्मिलानी में, जिसमें मेजर मैं बोल सकता हूँ उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कल मणि गोपबंधु दास, महाराजा श्रीराम चंद्र भांजदेव, महाराजा कृष्ण चंद्र गजापति करके काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एंड ऑब्वियसली विद द सपोर्ट ऑफ पब्लिक, तब जाके फॉर्मेशन ऑफ ओडिशा हुआ था। ठीक है, तो उत्कल सम्मिलानी आप ध्यान दीजिएगा। न्यूली फॉर्म्ड ओडिशा कंसिस्टेड ऑफ 6 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट था पहले। कौन कौन सा, कटक, पुरी, बालेश्वर, संबलपुर, कोरापुट एंड गंजम, विद द कैपिटल एट कटक। तो तब कैपिटल कटक था, अभी कौन सा है, भुवनेश्वर है। जॉन ऑस्टिन हुबैक टुक द ओथ ऑफ ऑफिस एंड बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा प्रोविंस। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जॉन ऑस्टिन हुबैक वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा प्रोविंस। अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए। इट मार्क्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एज सेपरेट स्टेट आउट ऑफ बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस इन 1936, बिल्कुल सही। मेन रेवोल्यूशन दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ ए सेपरेट ओडिशा प्रोविंस वाज उत्कल सम्मिलानी, बिल्कुल सही। ओडिशा वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट फॉर्म्ड ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस। ये गलत है दोस्तों। लिंग्विस्टिक बेसिस में बेसिकली एक लैंग्वेज के बेसिस में सबसे पहला फॉर्म होने वाला इंडियन स्टेट कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली इंडिया एक्सप्रेस्ड कमिटमेंट अबाउट टेकिंग द बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी टू न्यू हाइट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बीमस्टेक विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन ये 1 ओनली। स्टेटमेंट 2 and 3 गलत है। देखिए दोस्तों, बीमस्टेक के बारे में, बीमस्टेक वाज फॉर्म्ड इन 1997 विथ बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो पहले 4 ही कंट्रीज थे, फिर जाके म्यांमार इंक्लूड हुआ 2004 में, फिर नेपाल एंड भूटान आ गया। ठीक है, सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में एक डिक्लेरेशन हुआ था, तब ये बीमस्टेक फॉर्म हुआ था। इट इंक्लूड्स ऑल मेजर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एक्सेप्ट मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो ये 3 साउथ एशियन कंट्रीज नहीं है, बाकी सारे साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ एशियन कंट्रीज में मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान नहीं है, बाकी सारे हैं। इंडिया के लिए एक नेचुरल प्लेटफॉर्म है टू फुलफिल इट्स की फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज लाइक नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट। देखिए दोस्तों, ये इनिशिएटिव से इंडिया अपना जो फॉरेन पॉलिसी है, जिसके बारे में हमने पॉलिटी में काफ़ी बार डिस्कस किया है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी,
फॉरेन पॉलिसी जितने भी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारा, वो सबका सही इंप्लीमेंटेशन कर सकता है। अब ये स्टेटमेंट सार्क के बारे में, सार्क में कौन कौन सा है, 1985 में फॉर्म हुआ था सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका मेंबर्स हैं। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए। पहला क्या लिखा है, सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, वेरी करेक्ट। म्यांमार वाज द लेटेस्ट एडिशन टू द बिम्स्टेक ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन बोल सकते हो आप नेपाल एंड भूटान, म्यांमार नहीं है। ऑल बीम्स्टेक मेंबर कंट्रीज आर मेंबर्स फ्रॉम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये गलत है दोस्तों। आपको पता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन में कौन कौन सा कंट्रीज है, जिसमें इवन मालदीव्स है, पाकिस्तान है, तो वो सब बीम्स्टेक का मेंबर नहीं है। तो आंसर इस ऑप्शन ये है 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, इन इंडिया फिशिंग कैट्स आर मेनली फाउंड इन, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, फिशिंग कैट्स के बारे में मैंने आपको प्रोटेक्टेड एरियाज वाले वीडियो में बताया भी था और एक बार बता देता हूँ। वैसे फिशिंग कैट्स वेस्ट बंगाल ने अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर भी किया था। ये कहाँ दिखता है, वेटलैंड्स में मैक्सिमम दिखता है दोस्तों। इन इंडिया फिशिंग कैट्स आर मेनली फाउंड इन मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबंस, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, अलोंग द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वैलीज एंड इन वेस्टर्न घाट्स, और गोदावरी मैंग्रोव फॉरेस्ट में भी दिखता है। मैंने बताया था आपको जब मैं आंध्र प्रदेश का प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में डिस्कस कर रहा था। अब देखिए, हाउस कैट के डबल साइज है, नॉक्टर्नल है, मतलब नाइट में एक्टिव है। क्या क्या खाता है, फ्रॉग्स, क्रस्टेशियंस, स्नेक्स, बर्ड्स, स्कैवेंजर्स ऑन कार्कसेस ऑफ लार्ज एनिमल्स, कार्कसेस मतलब डेड बॉडीज ऑफ लार्ज एनिमल्स, ये सब खाता है। एंड देन दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन एरियाज ऑफ डेंस वेजिटेशन क्लोज टू वाटर बॉडीज, तो मैक्सिमम वाटर बॉडीज के आसपास मिलता है ये फिशिंग कैट्स जो है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। एक्चुअली पहले एंडेंजर्ड था, रिसेंटली उसको डाउन लिस्ट किया, वल्नरेबल बना दिया, ठीक है। साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 में शेड्यूल 1 है। तो इसमें से आपको क्या पता चल रहा है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में सबसे टॉप प्रायोरिटी दिया हुआ है, मतलब ये थ्रेटेंड है। शेड्यूल 1 मतलब टॉप प्रायोरिटी है, इसकी लाइफ डेंजर में है। पर साइट्स है जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड वाला है, जो एनिमल ट्रेड को रोकता है, साइट्स का अपेंडिक्स 2 है, मतलब अपेंडिक्स 1 में नहीं दिया, अपेंडिक्स 2 में दिया, वो मतलब थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है। IUCN का रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड था पर उसको वल्नरेबल कर दिया। तो ओनली इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है इसको टॉप प्रायोरिटी देते हैं, मतलब ये समझते हैं कि इसकी जो लाइफ है एक्सटिंक्शन हो सकता है, एंडेंजर्ड में है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको पता चल गया, मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबंस बिल्कुल सही, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज बिल्कुल सही, वेस्टर्न घाट्स सही। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था 6 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में, इसमें से कौन सा फोर्ट नहीं है, आंसर इज ऑप्शन ई। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विथ रेस्पेक्ट टू द इंडियन वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स विच पोजीशन और डेजिग्नेशन इन ए स्टेट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द जूनियर मोस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ यूज़ हो रहा है। अगर हो रहा है तो दोस्तों मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा दोस्तों। आप जितना लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रिकमेंड करेंगे। इतना तो आप कर ही सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।